हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं डॉट्स के बारे में। डॉट्स क्या होती है, डॉट्स किसमें यूज की जाती है, इन सभी के बारे में आज आपको इस क्लास में सभी का मतलब पता चलने वाला है। कल अपन ने पढ़ा था टीबी क्या होती है, ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, किससे फैलती है, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के बारे में पढ़ा, क्या इसका पैथोफिजियोलॉजी था, उन सभी के बारे में अपन ने डील किया है। क्या साइन सिम्टम थे, क्या डायग्नोसिस था। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है जहां पर ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की कौन कौन सी कैटेगरी होती है। अब कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट आती है, सेकंड आती है, उसके बाद में कैटेगरी थर्ड होती है और ट्यूबरक्लोसिस में नहीं है। फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी तो टोटल कैटेगरी होती है। पहले 3 भी कैटेगरी थी लेकिन अब 3 को हटा दिया गया है, तो टोटल पहले 5 थी उसमें से 3 हटा दी गई है। तो कैटेगरी केवल फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी नहीं होती। उसके बाद में फोर्थ एंड फिफ्थ कैटेगरी है। तो टोटल अब 4 कैटेगरी बची हुई है। आगे अपन बात करेंगे कि डॉट्स क्या होती है, कैसे इसको दिया जाता है, इसमें इसकी कौन कौन सी फेज होती है। तो इसकी दो मेनली फेज देखने को मिलती है। फर्स्ट फेज होती है इंटेंसिव फेज होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। इसमें जो ड्रग्स होती है वो ज्यादा यूज करते हैं। बात करते हैं कंटिन्यूएशन फेज की, तो कंटिन्यूएशन फेज में क्या करते हैं, इसमें ड्रग्स होती है वो कम यूज करते हैं लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा कि किस तरीके से डोज देना है, किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, कब कब इसको देते हैं, कौन कौन से ड्रग इसमें मेनली यूज की जाती है। तो अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था इसके बारे में कि फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं उसमें डॉट्स में। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में अपन ने मेनली पढ़ा हुआ था वहां पर कि यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग होती है। RIPS या HRZDS के नाम से इसको मेनली जानते हैं। तो अपन ने एक एक वन ड्रग करके इनका सभी का जब फार्मा की क्लास ली थी उस टाइम पे फार्माकोलॉजी के दौरान बताया गया था कि वहां पर आपको एक एक ड्रग के बारे में क्या होती है, कितना डोज देना है, इसका पूरा फुल तरीके से इसको अच्छी तरीके से वहां पर अपन ने डील किया हुआ है। तो आइसोनियाजिड के बारे में, रिफाम्पिसिन के बारे में, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो या फिर पायराजिनामाइड या इथाम्बुटोल, इन सभी के बारे में एक एक करके सभी का अच्छी तरीके से वहां पर पूरी डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया गया है। तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अपन इसका क्या कर लेंगे, अभी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जो पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा एक दिन इतिहास बदलेगा। तो आपको भी अपना इतिहास बदल करके दिखाना है। आपने जो जोश जुनून और जज्बे के साथ फर्स्ट दिन जो एग्जाम में के प्रिपरेशन के लिए जो स्टडी चालू करी थी उस स्टडी को आपको कंटिन्यू रखना है और एग्जाम तक आने तक आपको बिना रुके बिना थके यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत, जोश जुनून और जज्बे के साथ में आने वाली एग्जाम की जो तैयारी करनी है। तो जुड़ जाइए मेरे साथ, यहाँ पर अपन डील करेंगे कि क्या होती है डॉट्स के बारे में। जो इंसान जो किस्मत से के सहारे बैठते हैं उनका कुछ नहीं होता है, लेकिन जो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो एक दिन अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। तो आपको अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करना है, आपको अपनी जो कैपेसिटी है उसको पहचानना और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जोश जुनून के साथ में अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी मेहनत, पूरा जोश जुनून के साथ में उसकी तैयारी करनी है। कि रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून तोड़ता है। तो आपको भी अपने रगों में खून, वो वाला खून चाहिए जिसमें उबाल हो, और लक्ष्य को पाने के लिए उबाल होना जरूरी है। अगर आज आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा आप उतने ही ज्यादा स्ट्रांग बनोगे, और जितना ज्यादा आपकी लाइफ में स्ट्रांग बनोगे उतनी ही ज्यादा आपकी आने वाली जो लाइफ है वो इजी होती चली जाएगी। तो आपको अपना लक्ष्य, आपको अच्छी तरीके से टारगेट को सेट करके आपने जो ख्वाब देखा था नर्सिंग ऑफिसर बनने का, तो उसको पूरा करने का अभी समय आ गया है। तो चलते हैं यहाँ पर डॉट्स के बारे में बात करेंगे कि डॉट्स क्या होती है। डॉट्स का मतलब होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी के नाम से इसको जानते हैं। तो डॉट्स का एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी के नाम से इसको जानते हैं। तो यहाँ पर अब डॉट्स कब स्टार्ट करी थी, तो डॉट्स स्टार्ट की गई थी यहाँ पर कब दी गई थी, RNTCP के दौरान इसकी जो इंटेंसिफाइड फेज थी उसमें डॉट्स को स्टार्ट किया गया। 1997 में डॉट्स स्टार्ट कर दी गई थी। तो यहाँ पर क्या करना है, डॉट्स स्टार्ट कब हुई थी, 1997 में अंडर द RNTCP की फेज थी, जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, उसकी जो इंटेंसिफिकेशन फेज थी उस फेज के दौरान यहाँ पर डॉट्स स्टार्ट करी गई। तो डॉट्स लिख लीजिए, आपकी डॉट्स कब स्टार्ट हुई, तो स्टार्टेड इन 1997 में डॉट्स को स्टार्ट किया गया। अब डॉट्स किसके अंडर में, अंडर द
RNTCP। अब RNTCP क्या होता है? RNTCP का मतलब होता है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इससे पहले जो प्रोग्राम चल रहा था टीबी को कंट्रोल करने के लिए, उसने नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, उसको चेंज करके रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में कर दिया है। और इसी को चेंज करके अब क्या कर दिया गया है? नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम में इसको चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर स्टार्ट कब हुई डॉट? तो 1997 में इसको स्टार्ट किया गया अंडर द आरएनटीसीपी के अंडर में, इसको इसकी डॉट्स इंटेंसिफिकेशन फेज में इसको स्टार्ट किया गया। अब इसने कब 100% इंडिया को कवर कर लिया? इसने अपनी जो डॉट्स थी उसने पूरी तरीके से इंडिया को कब कवर कर लिया था? तो 24 मार्च 2006 को इट कवर द इंडिया at in 24 मार्च 2006। 24 मार्च 2006 को इंडिया को पूरी तरीके से डॉट्स ने कवर कर लिया। इंडिया के हर कोने में यहाँ पर डॉट्स है, उसने पूरा अपना पूरी तरीके से डॉट्स है वो पूरी इंडिया के कोने कोने पर यहाँ पर अपना सभी जगह पर यहाँ पर डॉट्स दी जाने लग गई। तो कब तक इसने पूरे इंडिया को कवर कर लिया? 24 मार्च 2006 को पूरे इंडिया को डॉट्स ने यहाँ पर कवर कर लिया था। बात करते हैं कि अब इसमें डॉट्स में कौन कौन सी जो थेरेपी होती है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट देंगे, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें यूज की जाती है। तो मेनली जो डॉट्स में ड्रग्स यूज की जाती है उसको नाम याद रख सकते हैं, HRZES के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। शुरू की ऊपर की जो 3 होती है वो क्या होती है? हेपेटोटॉक्सिक होती है। बात करें इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो ये दोनों क्या होती है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है। बात करते हैं एच का मतलब होता है यहाँ पर आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड कहेंगे। सेकंड नंबर पे आर का मतलब होता है रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटॉल। इथाम्ब्यूटॉल होती है फर्स्ट लाइन होती है, जबकि इथियोनामाइड होती है सेकंड लाइन ड्रग होती है। बात करते हैं एस से, तो एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको नाम दिया जा सकता है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, RIPES के नाम से इसको याद कर सकते हैं। आर का मतलब वो रिफाम्पिसिन, आई से आइसोनियाजिड, पी से पायराजिनामाइड, ई से इथाम्ब्यूटोल एंड एस से होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो RIP होती है, ये क्या होती है? रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, ये तीनों क्या करती है? यहाँ पर हेपेटोटॉक्सिक होती है। टॉक्सिक और हेपेटोटॉक्सिक का मतलब होता है किसको डैमेज करेगी? तो लीवर को जाकर के डैमेज करने का काम करती है, तो लीवर को डैमेज करती है। बात करें इथाम्ब्यूटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो ये क्या होती है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है। और नेफ्रोटॉक्सिक का मतलब होता है कि ये किसको डैमेज करती है? तो यहाँ पर ये डैमेज करेगी किडनी को जाकर के डैमेज करती है। तो यहाँ पर मेनली आपके 2 क्वेश्चन बन गए हैं कि ऐसी कौन सी ड्रग्स होती है, फर्स्ट लाइन ऐसी कौन कौन सी ड्रग होती है जो नेफ्रोटॉक्सिक होती है, और कौन सी ऐसी ड्रग्स होती है जो कि हेपेटोटॉक्सिक होती है। तो हेपेटोटॉक्सिक होती है रिफाम्पिसिन, आइसोजियानिड एंड पायराजिनामाइड। जबकि बात करें नेफ्रोटॉक्सिक की तो इथाम्ब्यूटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि जो मोस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है ये क्या करती है? सबसे ज्यादा प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं। क्यों क्यों किया जाता है प्रेगनेंसी में अवॉइड? क्योंकि ये जाकर के 8 क्रेनियल नर्व होती है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, उसको जाकर के डैमेज कर देगी। और बच्चे में भाभी जी के नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में क्या करवा सकती है? वहां जाकर के उसका डीफ्रेंस करवा सकती है, या उसको क्या कर सकती है? बहरा कर सकती है। इसीलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी के दौरान। लेकिन 1 बाय 1 करते पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पर आइसोनियाजिड की। तो आइसोनियाजिड ऐसी ड्रग होती है, इसको मेनली दिया जाता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। तो अगर किसी का टीबी का प्रोफाइलैक्सिस करना है या ट्यूबरक्लोसिस का प्रोफाइलैक्सिस करना है तो उसके लिए जो ड्रग यूज की जाती है आइसोनियाजिड ड्रग होगी, जिसको मेनली यूज किया जाता है प्रोफाइलैक्सिस के लिए। और प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर किसी को डोज दी जाती है तो 5 mg पर kg के। बात करते हैं यहाँ पर आइसोनियाजिड के, आप साथ के साथ में यहाँ से क्वेश्चन लिखते जाइए। तो आइसोनियाजिड की बात करें, इसका जो मेनली यूज किया जाता है फॉर प्रोफाइलैक्सिस के लिए, अगर टीबी का मेनली प्रोफाइलैक्सिस करना है। अब प्रोफाइलैक्सिस आप किसमें कर सकते हैं? अगर कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई HIV पॉजिटिव पर्सन है,
अगर HIV पॉजिटिव पर्सन है तो उसमें टीबी का मेनली आपने कल पढ़ा था कि HIV टीबी को इन्फेक्शन होता है, मोस्ट कॉमन इंडिया में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा। तो HIV टीबी को इन्फेक्शन को क्या कर सकता है, यहाँ पर उसका प्रोफाइलैक्सिस कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर अगर प्रोफाइलैक्सिस करना है इन प्रेगनेंसी में, अगर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें प्रेगनेंसी में तो भी यही ड्रग होगा। बात करें अगर प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी, अगर ट्रीटमेंट देना है, ट्रीटमेंट इन प्रेगनेंसी में जो प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट दिया जाएगा तो भी यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस की बात करें ट्रीटमेंट, तो यहाँ पर जो ड्रग होती है वो कौन सी ड्रग रहने वाली है, तो यहाँ पर प्रोफाइलैक्सिस के लिए मेनली जो ड्रग यूज की जाती है आइसोनियाजिड को मेनली इसमें क्या किया जाता है, प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे HIV एड्स से ग्रसित है या HIV से कॉन्टैक्ट है या उसका या HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, तो उसमें मेनली चांसेस होते हैं यहाँ पर कि उसमें क्या हो सकती है, वहां पर टीबी हो सकती है। तो अगर बात करें कि यहाँ पर प्रेगनेंसी में प्रोफाइलैक्सिस करना है टीबी का, HIV इन्फेक्टेड में प्रोफाइलैक्सिस करना है, तो यहाँ पर मेनली इसको यूज किया जाता है कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए प्रेगनेंसी में हो, चाहे HIV पॉजिटिव पर्सन हो या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन की बात कर सकते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन की बात कर ले, या फिर बात करते हैं अब अगर प्रोफाइलैक्सिस के लिए आप ड्रग यूज करते हैं आइसोनियाजिड को मेनली प्रोफाइलैक्सिस के लिए यूज करेंगे तो कितनी डोज होती है, तो यहां पर इसकी जो डोज होगी फॉर प्रोफाइलैक्सिस के लिए अगर यूज कर रहे हो आप आइसोनियाजिड तो इसकी जो डोज होती है 5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देना है। यहाँ पर 5 mg पर केजी वेट के हिसाब से देंगे, बॉडी वेट है उसका 5 mg पर केजी। सपोज दैट अगर किसी पर्सन का वेट है 5 किलो तो उसको 5 mg पर केजी का मतलब हो गया 25 mg पर डे के हिसाब से देते हैं। मेनली इनको सभी को दिया जाता है, मॉर्निंग में देते हैं। अब बात करते हैं आइसोनियाजिड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है आइसोनियाजिड का। तो आइसोनियाजिड का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है ये जाकर के क्या करवाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाएगी। तो न्यूरोपैथी कौन सी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब होता है जहां पर जो पेरिफेरली पार्ट होता है या पेरिफेरली जो क्या होती है नर्व होती है उनमें जाकर के टिंगलिंग सेंसेशन कर देती है। तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब हो गया टिंगलिंग सेंसेशन इन नर्व में टिंगलिंग सेंसेशन कर देती है और वहां पर उसके पेरिफेरल जो नर्व होती है उनमें जाकर के टिंगलिंग सेंसेशन करती है। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में पूछा जाए कि आइसोनियाजिड का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी को यहां पर क्या करेंगे, इसको प्रिवेंट करने के लिए या आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट को कम करने के लिए इसके साथ में एक ड्रग दी जाती है, उस ड्रग का नाम है पायरिडॉक्सिन देते हैं। पायरिडॉक्सिन होती है वो मेनली इसके साथ में दी जाती है टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट ऑफ द आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए इसके साथ में क्या देते हैं, मेनली इसके साथ में दी जाएगी, आइसोनियाजिड के साथ में देते हैं वो देते हैं यहाँ पर मेनली देंगे। यहाँ पर क्या देना है, तो पायरिडॉक्सिन इज गिवन विथ इट, पायरिडॉक्सिन इज गिवन विथ इट फॉर टू प्रिवेंट द साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए पायरिडॉक्सिन इसके साथ में दी जाती है। अब पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम होता है, उसे विटामिन B6 के नाम से जानेंगे। तो पायरिडॉक्सिन इज आल्सो नोन एज विटामिन B6। अब इसकी 3 फॉर्म होती है, पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सल एंड पायरिडॉक्सिक एसिड। तो इसमें मेनली 3 फॉर्म देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं इसका कि क्या देखने को मिलता है, तो यहां पर आपको मेनली देखने को मिलेगा
तो इसके साथ में क्या करते हैं, पायरिडॉक्सिन को देते हैं। पायरिडॉक्सिन क्या करती है, जाकर के इसकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है उसको प्रिवेंट करती है। यह जो पायरिडॉक्सिन क्या करती है, आइसोनियाजिड के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करती है या कम करती है, इसीलिए इसको पायरिडॉक्सिन के साथ में आइसोनियाजिड के साथ पायरिडॉक्सिन दी जाती है। और पायरिडॉक्सिन होती है विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो ये पूरा आपका क्या था, आइसोनियाजिड के बारे में आपने देख लिया है। बात करते हैं सेकंड नंबर पे कि सेकंड नंबर पे जो ड्रग आती है इसे रिफाम्पिसिन, और जो रिफाम्पिसिन ड्रग होती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग होती है। रिफाम्पिसिन जो ड्रग होती है मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। तो रिफाम्पिसिन इज द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग, सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग होती है वो कौन सी होती है। तो मोस्ट इफेक्टिव की बात करें, मोस्ट इफेक्टिव ड्रग तो कौन सी ड्रग होती है, यहां पर रिफाम्पिसिन मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होती है। बात करते हैं यहां पर इसकी जो डोज होती है, रिफाम्पिसिन की डोज के बारे में बात करें तो 10 mg पर केजी के हिसाब से 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको दिया जाता है। बॉडी वेट अगर किसी पर्सन का 10 किलो है तो उसे 10 mg पर केजी के हिसाब से यानी 100 mg उसको देना है। बात करते हैं कब देते हैं, लेकिन बात की जाती है अगर किसी पर्सन का वेट है, इफ वेट इज मोर देन 60 किलो या 60 किलो से ज्यादा अगर किसी पर्सन का वेट होता है तो इफ वेट इज मोर देन 60 केजी, अगर 60 किलो या 60 किलो से ज्यादा होता है तो उसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा 150 mg इज गिवन, एक्स्ट्रा 150 mg और रिफाम्पिसिन देने की वहां पर जरूरत पड़ती है। अगर किसी पर्सन का वेट 60 किलो या 70 किलो है तो उसमें एक्स्ट्रा 150 mg वहां पर और क्या देंगे, यहाँ पर रिफाम्पिसिन देने की जरूरत होती है। मोस्ट इफेक्टिव हो गई 10 mg पर केजी के हिसाब से इसकी डोज होती है। लेकिन अगर पर्सन का वेट 60 किलो या 60 किलो से ज्यादा होता है तो उसमें एक्स्ट्रा 150 mg देने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। बात करते हैं इसको कब देते हैं, तो हमेशा रिफाम्पिसिन को क्या किया जाता है, एम्प्टी स्टोमक दी जाती है, एम्प्टी स्टोमक दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, हमेशा इसको एम्प्टी स्टोमक देते हैं, नेवर गिवन पेरेंटरली इसको कभी भी नहीं देंगे। आईवी या जो रूट्स होते हैं ओरल के द्वारा, उसके अलावा इसको किसी भी तरीके से नहीं देते हैं। एम्प्टी स्टोमक नहीं देंगे, तो एम्प्टी स्टोमक नहीं देंगे तो कब देना है, बिफोर 1 hour and after 2 hours ऑफ मील से या तो 1 घंटे पहले देना है या फिर अगर मील ले लिया है तो उसके 2 घंटे बाद में देना है। लेकिन बेस्ट टाइम होता है अर्ली मॉर्निंग में देते हैं, जहां पर इसको अर्ली स्टोमक में या एम्प्टी स्टोमक में देना है। तो बेस्ट टाइप होगा कब दे सकते हैं, तो इसको मेनली दिया जाता है अर्ली मॉर्निंग में देते हैं। बात करते हैं या फिर अगर आपको देना है तो बिफोर 1 hour एंड आफ्टर 2 hours ऑफ मील के, या तो 1 घंटे पहले दो या फिर 2 घंटे बाद देना है। लेकिन एग्जैक्ट टाइम पूछा जाए कि कब देते हैं तो मॉर्निंग में, अर्ली इन द मॉर्निंग दिया जाता है, क्योंकि वहां पर एम्प्टी स्टोमक देखने को मिलेगा। बात करते हैं अभी ड्रग के बारे में कि आइसोनियाजिड ड्रग होती है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है या बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। तो आइसोनियाजिड ड्रग की भी बात कर ले कि आइसोनियाजिड ड्रग भी क्या होती है, इट इज ए बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोसाइडल। और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है कि बैक्टीरिया को जाकर के किल करती है। तो यहां पर बात कर लेते हैं रिफाम्पिसिन की कि रिफाम्पिसिन भी क्या होती है, ये भी जो ड्रग होती है बैक्टीरियोसाइडल होती है। बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया का क्या करेगी, किल करती है। बात करें बैक्टीरियोस्टैटिक की तो बैक्टीरिया को जाकर के उसकी जो ग्रोथ होती है उसको प्रिवेंट करती है, इसे बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। जबकि बैक्टीरियोसाइडल का मतलब होता है बैक्टीरिया को जाकर के क्या कर देगी, उसका सत्यानाश कर देती है बैक्टीरिया को जाकर के, उसे बैक्टीरियोसाइडल कहते हैं। साइडल मतलब किल कर देना, जबकि स्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देती है, बैक्टीरियोस्टैटिक कहलाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
ऐसी वो कौन सी फर्स्ट लाइन एटीटी होती है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है? तो वहां पर आंसर देना है इथाम्ब्यूटोल है। वो एक सिंगल वन ऐसी ड्रग होती है फर्स्ट लाइन जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को जाकर प्रिवेंट करती है, उसको किल नहीं करती है। बात करें तो यहां पर ऑप्शन में पूछा जाएगा कि यहां पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट, तो वहां आंसर देना है बैक्टीरियोसाइडल की बात पूछ ले, बैक्टीरियोस्टैटिक की बात पूछ ले तो बैक्टीरियोस्टैटिक में आंसर जाएगा इथाम्ब्यूटोल। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया जाए ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियोसाइडल एक्सेप्ट, तो वहां इथाम्ब्यूटोल आपको आंसर देना है, क्योंकि इथाम्ब्यूटोल होती है बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरिया को किल करती है, किल नहीं करती है, उसके केवल स्टैटिक को ग्रोथ होती है, उसको प्रिवेंट करती है, उसका मल्टीप्लीकेशन को प्रिवेंट करती है। तो यहां पर आगे याद रखना है कि इसके डोज के बारे में बात कर ली थी, स्टोमक एम्प्टी स्टोमक में देते हैं, कभी भी इसको पैरेंटरली नहीं देते हैं। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी ड्रग होती है जिसको कि फर्स्ट लाइन ऐसी कौन सी ड्रग होती है एटीटी की जिसको कि ऑल सभी ड्रग होती है, ये मेनली क्या दी जाती है, ओरल रूट से देते हैं। लेकिन एक्सेप्ट की बात पूछ ले तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है, उसको क्या दिया जाता है, इंजेक्टेबल रूट से देते हैं। और किस रूट से देंगे, आईएम लगाते हैं। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन फर्स्ट लाइन एक ऐसी ड्रग होती है जिसको कि मेनली दिया जाता है पैरेंटल रूट से, और पैरेंटल रूट में भी क्या से आईएम लगाते हैं। बात कर लेते हैं उसके बाद में कि यहां पर सेकंड नंबर की बात कर ली रिफाम्पिसिन के बारे में, बात करते हैं इसका जो साइड इफेक्ट है। मेनली सबसे ज्यादा आज तक पूछा गया क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा। रिफाम्पिसिन का जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है, हर बार एग्जाम में कई बार अनगिनत यहां से क्वेश्चन आया है कि मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है रिफाम्पिसिन का। तो ये क्या कर देती है, रेड ऑरेंज कलर का, रेड ऑरेंज कलर यूरिन का जो कलर होता है उसको क्या कर देगी, रेड ऑरेंज कलर का क्या कर देती है, यूरिन कर देती है। इसीलिए ये मेनली अगर आप किसी पर्सन को, इसीलिए आपको समझाना है एज ए डॉक्टर, एज ए नर्स, आपको बताना है पर्सन को कि जब भी आप रिफाम्पिसिन लेते हैं तो उसके बाद में क्या होगा, रेड ऑरेंज कलर का जो यूरिन आता है वो नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो अगर रेड ऑरेंज कलर का यूरिन आता है तो आपको देखकर घबराना नहीं है कि साहब डॉक्टर साहब मेरे तो क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है पेशाब में, तो हिमेचूरिया हो रहा है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये क्या करती है, रेड ऑरेंज कलर का यूरिन कर देती है। इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट अगर एटीटी में से क्वेश्चन पूछा गया है तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिफाम्पिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है, तो रेड ऑरेंज कलर का यूरिन कर देती है। आपको स्टार मार्क लगाकर इसको 5 स्टार या 7 स्टार दे सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। आगे बढ़ते हैं कि ये क्या करती है, आल्सो कॉज नोजिया, ये नोजिया वोमिटिंग भी करवा सकती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करेंगे तो हमेशा आंसर जाएगा वहां पर रेड ऑरेंज कलर का यूरिन करती है, ये इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है। थर्ड नंबर की बात करते हैं तो थर्ड नंबर पे जो ड्रग आती है पायराजिनामाइड आती है, मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक, सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिक होती है, ज्यादा सबसे जाकर के लीवर को ज्यादा डैमेज करने वाली ड्रग्स कौन सी होती है, तो पायराजिनामाइड, जितना लंबा इसका नाम है उतना ही ज्यादा ये डैमेज करती है लीवर को। तो मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग के बारे में पूछ ली जाए तो वहां पर आंसर देना होता है आपको कि पायराजिनामाइड है। बात करते हैं पायराजिनामाइड भी क्या होती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरिया को जाकर के किल करती है। इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में बात कर ले तो इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या कर देती है, यहाँ पर इसको मेनली कंटिन्यूएशन फेज में नहीं देते हैं क्योंकि इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, हेपेटोटॉक्सिक करती है, इसीलिए इसको मेनली अवॉइड किया जाता है, कंटिन्यूएशन फेज में इसको नहीं देते हैं। इसका जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, पहला तो ये सबसे ज्यादा हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है और दूसरा होता है गाउट करवा सकती है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा देती है। और जब यूरिक एसिड का लेवल होता है वो जॉइंट में बढ़ने लग जाता है तो उसे नाम दिया जाता है गाउट। लेकिन अगर यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में बढ़ता है तो उसे हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर यूरिक एसिड का लेवल है मेनली बढ़ने लगा है जॉइंट में, और सबसे ज्यादा जो जॉइंट अफेक्टेड होता है गाउट में वो ग्रेट टॉय का होगा, जो पैर का अंगूठा होता है ग्रेट टॉय, उसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाता है, यूरिक एसिड का डिपोजिशन होता है। तो मोस्ट कॉमन साइट अफेक्टेड इन द गाउट इज द ग्रेट टॉय। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन आपका मैं निकाल कर लाऊंगा यहाँ से कि यहाँ पर पायराजिनामाइड की बात कर लेते हैं।
और अगर आपको इनको डिटेल में डिस्कस करना है तो आप वहां पर फार्माकोलॉजी की क्लासेस थी, वहां पर अपन ने एक एक करके फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन दोनों ड्रग पढ़ाई हुई है अच्छे से इनके बारे में, तो वहां पर जाकर आप डील कर सकते हैं। तो पायराजीनामाइड भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, जो बैक्टीरिया को जाकर के किल करने का काम करती है, बैक्टीरियोसाइडल होती है। सेकंड नंबर पे क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट हेपेटोटॉक्सिसिटी की बात करें तो यहाँ पर मोस्ट हेपेटोटॉक्सिक होती है, सबसे ज्यादा लीवर को डैमेज करती है। बात करते हैं इसके बाद में कि ये क्या करवा सकती है, गाउट करवा सकती है, तो यहाँ पर क्या करवा देगी, गाउट करवा सकती है। और गाउट क्यों करवा सकती है, मेनली ये क्या करती है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। गाउट का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन डिपोजिशन ऑफ द यूरिक एसिड इन द जॉइंट। अगर जॉइंट में जाकर के यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लग गया तो उसे नाम दिया जाता है, गाउट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर ब्लड में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ रहा है तो उसे नाम देंगे हाइपर यूरिसेमिया के नाम से जानते हैं। मोस्ट कॉमन जो साइट अफेक्टेड होती है, मोस्ट कॉमन जो साइट अफेक्टेड होती है गाउट में, वो कौन सी देखने को मिलेगी, तो स्टार मार्क लगाकर क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जो ग्रेट टॉय होता है, ग्रेट टॉय होगा, पैर का जो ग्रेट टॉय होता है, बड़ा वाला अंगूठा होता है, वो मेनली इसमें अफेक्टेड होता है। तो बात करते हैं गाउट में मोस्ट कॉमन जो जॉइंट अफेक्टेड होगा, कौन सा अफेक्टेड होता है, ग्रेट टॉय का जॉइंट होता है, सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। इसको अवॉइड किया जाता है कंटिन्यूएशन फेज में। अब दो डॉट्स में दो फेज चलाते हैं, पहली होती है इंटेंसिव फेज, सेकंड होती है कंटिन्यूएशन फेज। तो इसको मेनली अवॉइड किया जाता है कंटिन्यूएशन फेज में, कंटिन्यूअस फेज में इसको अवॉइड करेंगे। तो यहां पर अपन आगे बढ़ते हैं, पायराजीनामाइड के बारे में बात कर ली है, बात करने जा रहे हैं इथाम्ब्यूटोल के बारे में। तो फोर्थ नंबर पे जो ड्रग आती है उसको नाम दिया जाता है इथाम्ब्यूटोल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इथाम्ब्यूटोल के बारे में लिखे कि इथाम्ब्यूटोल क्या होती है। इथाम्ब्यूटोल का पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इथाम्ब्यूटोल क्या है। तो इथाम्ब्यूटोल जो ड्रग होती है बैक्टीरियो स्टैटिक होती है। बैक्टीरियोस्टैटिक का मतलब होता है कि ये प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, और इसीलिए इसे बैक्टीरियोस्टैटिक के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया को किल नहीं करती, उसका सत्यानाश नहीं करती है कि जो पानी से नहाएगा इतिहास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा, पानी से नहाएगा केवल लिबास बदलेगा। इसीलिए आपको अपनी मेहनत को तरोताजा होकर के पूरी स्फूर्ति और मेहनत के साथ, जोश जुनून जज्बे के साथ बरकरार रखना है, ताकि आने वाली एग्जाम में आप जाकर के झंडे गाड़ सके कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी ऐसा सफलता तो निराश मत होना और सोचना कि कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। अगर कोई आपसे कह देता है कि मैं नहीं, तू नहीं, कोई और सही, और नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, लाखों है जमीन, बहुत बड़ी है जमीन, लाखों ऐसी, अकेली सनम इस दुनिया में, तुम अकेली तो नहीं। तो यहाँ पर मेनली अपन बात करते हैं इथाम्ब्यूटोल के बारे में। इसलिए किसी के पीछे ज्यादा आपको पागल नहीं बनना है कि तू नहीं कोई और सही, और नहीं कोई और सही, बहुत बड़ी है जमीन, लाखों है ऐसी इस दुनिया में सनम, तुम अकेली तो नहीं। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं इथाम्ब्यूटोल बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रिवेंट करती है ग्रोथ की, बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देती है। बात करें यहां पर इथाम्ब्यूटोल की, तो इसका मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट होता है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका मतलब है मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट। और मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है, ये क्या करवा सकती है, वहां जाकर के मेनली क्या करेगी, इथाम्ब्यूटोल रेड ग्रीन कलर का ब्लाइंडनेस करती है। तो ये क्या करती है, ब्लाइंडनेस करवा देती है, कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस में भी क्या करेगी, कलर ब्लाइंडनेस करवाती है। और कलर ब्लाइंडनेस में भी मेनली किसका कराएगा, रेड ग्रीन और ग्रीन। सबसे पहले पूछा जाए कि कौन सा
कौन सा कलर की सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस होती है, तो ब्लाइंडनेस करवाती है, कलर ब्लाइंडनेस करवाएगी कौन सा कलर की, रेड ग्रीन कलर की। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा है फर्स्ट नंबर पे कि रेड ग्रीन कलर का करवाएगी, सेकंड नंबर पे होता है रेड ग्रीन और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस करवा सकती है। तो यहां पर आंसर देना है आपको, इथाम्बिटोल होती है एक सिंगल लाइन ड्रग में, फर्स्ट लाइन ड्रग में ऐसी ड्रग होती है जो बैक्टीरियो स्टैटिक होती है। बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट की, तो ये कलर ब्लाइंडनेस करवाती है, पेरिफेरल में जाकर के, न्यूरल में जाकर के उसको क्या कर सकती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती है, तो ऑप्टिक न्यूराइटिस करवा सकती है। कलर ब्लाइंडनेस कैसे करवाएगी, यहां पर ऑप्टिक नर्व का, ऑप्टिक नर्व को क्या करती है, ये जाकर के डैमेज करेगी। अब जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो उसकी वजह से विजन में क्या हो जाता है, कलर विजन नहीं हो पाता है, इसीलिए किसे कलर ब्लाइंडनेस करवा देती है। आगे बात करते हैं इथाम्बिटोल के, बाद में अपन आगे बढ़ेंगे तो इथाम्बिटोल के बारे में आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, कि यहाँ पर मेनली देखने को मिलती है कि यहाँ पर इसीलिए इथाम्बिटोल को लेस देन इट इज, इसीलिए क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है उन बच्चों में जिनकी की एज होती है 6 साल से, छोटे बच्चों में 6 ईयर से छोटे बच्चों में ये क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन लेस देन 6 ईयर चाइल्ड, 6 साल से छोटे बच्चों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि 6 साल से छोटे बच्चे क्या है, कलर के बारे में बता नहीं सकेंगे, और जब कलर ब्लाइंडनेस होगी तो उनको वो बता नहीं पाएंगे, तो उसमें अर्ली इसका जो साइड इफेक्ट आता है उसके बारे में पता नहीं लगता है, इसीलिए इसमें मेनली क्या होता है, इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, छोटे बच्चों में 6 साल से छोटे बच्चों में इसको नहीं दिया जाता है। इसके आगे बात करते हैं, फिफ्थ नंबर की जो ड्रग रही है उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होती है। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन एक ऐसी ड्रग होती है, कौन सी ड्रग है, बैक्टीरियोसाइडल होती है, बैक्टीरियोसाइडल है। लेकिन सेकंड पे बात करें, ये ऐसी ड्रग होती है जिसको कि मेनली दिया जाता है फर्स्ट लाइन में ड्रग होती है एटीटी की, उसमें सिंगल वन ड्रग ऐसी होती है जिसको कि पेरेंटरली देते हैं, और इसको इंजेक्टेबल होती है। ये क्या होता है, पेरेंटरली का मतलब है जिसको कि इंजेक्टेबल है, इंजेक्शन से लगाते हैं, सिरिंज से लगाते हैं, और अगर इंजेक्टेबल है तो कौन से रूट से लगाएंगे, तो आईएम रूट से इसको दिया जाता है। जाकर के ये क्या करती है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है वो क्या होगा, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होता है कि ये जाकर के 8th क्रेनियल नर्व होती है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है। अब 8th क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, तो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। अब जब वेस्टिबुलो कोक्लियर में क्या होती है, एक वेस्टिबुल एक कोक्लिया होती है, वेस्टिबुल मेनली बैलेंस का काम करती है, कोक्लिया हियरिंग का काम करती है, तो यहाँ पर वेस्टिबुलो कोक्लियर को डैमेज कर देगी, तो यहाँ पर डीफनेस कर सकती है, इसीलिए इसको अवॉइड किया जाता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये जाकर के भाभी जी के पेट में पल रहे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में डीफनेस करवा सकती है, तो यहाँ पर अवॉइड किया जाएगा इन प्रेगनेंसी में, इसीलिए इसको प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। तो यहां से एक एक क्वेश्चन आपका डील हुआ है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता है। पूछते हैं कि यहां पर मेनली बात करें कि स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरियोसाइडल होती है, इंजेक्टेबल होती है, एक ऐसी ड्रग जो कि एटीटी की फर्स्ट लाइन ड्रग है, इंजेक्टेबल होती है, बाकी सभी क्या होती है, ओरली देते हैं। बात करें इसके बाद में कि इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, तो वेस्टिबुलो कोक्लियर जो कि 8th क्रेनियल नर्व होती है, दो इसमें ब्रांच होती है, वेस्टिबुल और कोक्लिया, ये क्या होती है, सेंसरी नर्व होती है। बात करें इनको जाकर के डैमेज करेगी, तो पहला वेस्टिब्यूल बैलेंस का काम करती है, कोक्लिया हियरिंग का काम करती है, तो प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर भाभी जी में आपने इसको दे दी है तो उसके जो पेट में पड़ रहे नन्हे मुन्ने रसगुल्ले को जाकर के क्या कर सकती है, हियरिंग लॉस करवा सकती है, बच्चे को बहरा करवा सकती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी डोज के बारे में कि इनकी जो नॉर्मल जो डोज होती है, अडल्ट डोज, वो कितनी होती है। तो अडल्ट डोज के बारे में अपन बात करेंगे कि जो HRZDS होती है, आइसोनियाजेड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो नॉर्मल डोज होती है कितनी होती है, इनके बारे में भी अपन आपको बता देते हैं, ताकि डोज से भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत ना करें। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है इनकी जो डोज होगी, आइसोनियाजिड की बात करें तो आइसोनियाजिड की जो डोज होती है 600 mg देखने को मिलेगी।
डोज HRZES की डोज की बात करें तो आइसोनियाजिड और आइसोनियाजिड की जो डोज होती है, आइसोनियाजिड की डोज होगी वो 600 mg होती है। बात करते हैं रिफाम्पिसिन की तो रिफाम्पिसिन की डोज होती है 450 mg देते हैं। बात करें पायराजिनामाइड की तो 1500 mg इसकी डोज होती है। बात करते हैं इथाम्बुटोल की 1200 mg डोज होगी। लेकिन बात करें अगर स्ट्रेप्टोमाइसिन की तो 750 mg डोज होती है। तो ये पूरी डोज नॉर्मल डोज होती है जो कि मेनली यूज की जाती है HRZES की, पायराजिनामाइड की, स्ट्रेप्टोमाइसिन के, इथाम्बुटोल की, आइसोनियाजिड की तो आइसोनियाजिड की 600 mg देते हैं। रिफाम्पिसिन की 450 mg की डोज होती है। बात करें पायराजिनामाइड सबसे ज्यादा देते हैं 1500 mg, इथाम्बुटोल की 1200 mg और स्ट्रेप्टोमाइसिन की जो डोज होती है 750 होती है। तो यहाँ पर आने वाला और बनने वाला एटीटी से एक एक क्वेश्चन अपन ने डील कर लिया है। अब इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं कि डॉट्स क्या होती है। डॉट्स के बारे में अपन आगे डील करेंगे किस तरीके से इनको दिया जाता है इंटेंसिव फेज में। तो मेनली जो डॉट्स की फेज होती है, डॉट्स की फेज के बारे में बात करेंगे। डॉट्स की मेनली दो फेज देखने को मिलती है। पहली फेज होती है उसे इंटेंसिव फेज कहते हैं। जो सेकंड नंबर की जो फेज होती है डॉट्स में उसे नाम दिया जाता है कंटिन्यूएशन फेज। कंटिन्यूएशन फेज में क्या करेंगे, यहाँ पर इंटेंसिव फेज होगी और इंटेंसिव फेज में जो डोज ड्रग होती है, मोर ड्रग होती है, मोर ड्रग इसमें यूज की जाती है। लेकिन बात करें कि यहाँ पर ड्यूरेशन होगा तो ड्यूरेशन होती है वो लेस, ड्यूरेशन के लिए देंगे, ड्यूरेशन होती है उनका अवधि होती है कम होती है, लेकिन ड्रग्स होती है ज्यादा यूज करते हैं। बात करें कंटिन्यूएशन फेज में तो ड्रग होगी वो क्या होती है, लेस ड्रग यूज करते हैं। बात करें ड्यूरेशन की तो इसमें जो ड्यूरेशन होगा ज्यादा दिनों तक देते हैं। तो कंटिन्यूएशन फेज होती है ज्यादा दिन तक देते हैं। बात करें यहाँ पर इंटेंसिव फेज की तो इंटेंसिव फेज होती है वो मेनली दी जाती है कम दिनों के लिए देते हैं। तो डॉट्स की दो फेज होती है इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज में यहाँ पर ड्रग चलाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर थेरेपी के बारे में और कैटेगरी के बारे में। तो अब मेनली कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी में जो मेनली आता है वो मेनली आपको देखने को मिलेगी कि कैटेगरी होती है वो मेनली 1 2 3 4 5 थी, लेकिन उसमें से 3 को हटा दिया गया है, लेकिन उनका कम नहीं किया है, आपको 3 को गायब कर दिया है। लेकिन आपको क्रम वही सीरियल याद रखना है। फर्स्ट होगी कैटेगरी, सेकंड होती है, थर्ड नहीं है तो फोर्थ एंड 5, बीच में से 3 है वो गायब है तो 3 है। 3 तिगाड़ा को काम बिगाड़ा करके चली गई है, 3 को यहां से हटा दिया गया है। तो बात करते हैं कैटेगरी ऑफ टीबी की कितनी कैटेगरीज होती है, कितने ट्यूबरकुलोसिस की कैटेगरी होती है और इसके हिसाब से क्या देते हैं, डोज दी जाती है। तो बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट की, सेकंड थर्ड नहीं होती है, फोर्थ एंड 5 में। तो मेनली यहाँ पर कैटेगरी की बात करेंगे। कैटेगरी ऑफ टीबी में फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं तो कैटेगरी जो फर्स्ट होती है उस फर्स्ट कैटेगरी में जो कलर कोडिंग यूज की जाती है उसमें कलर यूज करेंगे, रेड कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी फर्स्ट होती है रेड कलर इसमें मेनली यूज किया जाता है। आगे बात करते हैं तो यहां पर आपको लिखना है, यहां पर ब्रैकेट बना करके यहां पर आपको एक चार्ट बनाना है। तो चार्ट में सबसे पहले लिखना है कि कैटेगरी कौन सी होगी, तो कैटेगरी के बारे में लिख लीजिए। सेकंड नंबर पे बात करते हैं कि कैटेगरी के बाद में टाइप्स ऑफ द ड्रग के टाइप्स ऑफ पेशेंट के कौन कौन से टाइप्स आते हैं, टाइप ऑफ पेशेंट वो कौन कौन से पेशेंट है जो इस कैटेगरी में आएंगे। बात करते हैं थर्ड नंबर पे तो यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिव फेज है, आईपी फेज होती है, इसे इंटेंसिव फेज कहते हैं। बात करें सीपी की तो सीपी का मतलब होता है कंटिन्यूएशन फेज में कौन कौन सी ड्रग देते हैं। तो बात करेंगे कैटेगरी की तो कैटेगरी इसमें कौन सी है, फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या आता है। तो फर्स्ट कैटेगरी की मैं बात करूं तो फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन से पेशेंट आते हैं। तो पहला तो आता है स्मीयर पॉजिटिव, जो स्मीयर पॉजिटिव टेस्ट पर्सन थे वो आएंगे। बात करें स्मीयर जो नेगेटिव टीबी वाले पेशेंट है वो भी टाइप फर्स्ट में आते हैं। बात करें जो एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा ईपीटीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के जो भी केस होते हैं वो फर्स्ट कैटेगरी में रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको समझना है कैटेगरी फर्स्ट में कौन कौन से केस आते हैं। तो कैटेगरी फर्स्ट में पहला आता है कि यहाँ पर स्मीयर पॉजिटिव टीबी आएंगी, स्मीयर जो नेगेटिव टीबी के केस थे वो भी फर्स्ट में आते हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के केस थे वो सभी केस होते हैं किसमें आते हैं, मेनली देखने को मिलेंगे कैटेगरी फर्स्ट में आते हैं। बात करते हैं इंटेंसिव फेज की, तो इंटेंसिव फेज होती है इसमें कौन कौन सी ड्रग देते हैं। तो इंटेंसिव फेज में ड्रग देंगे 2HRZE3, 2HRZE3 इसमें ड्रग को यूज किया जाता है। बात करते हैं कंटिन्यूएशन फेज में, तो कंटिन्यूएशन फेज में तो ड्रग यूज की जाती है 4HR3 इसमें यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं 2 का मतलब क्या है। तो पहले जो 2 और 4 है इसका मतलब होता है कि 2 मंथ तक देंगे, और यहां पर जो लास्ट में जो आता है 2 या 5 या 4 है लास्ट वाला, तो क्या कहलाता है, वीक में इतने दिन तक देते हैं तो कितने 2 मंथ तक देंगे, और वीक में 3 बार देनी है। इंटेंसिव फेज जबकि बात करें फॉर HR3 का तो 4 मंथ तक देंगे, वीक में 3 बार देते हैं। तो इसका आपको याद रखना है कि इनका जो भी प्रत्यय और जो बाद में लगने वाले उपसर्ग और प्रत्यय है उनका क्या क्या मीनिंग होता है। तो 2 का मतलब है 2 मंथ तक देते हैं, 3 वीक तक देंगे, तो वीक में 3 दिन तक देते हैं। 4 का मतलब है 4 मंथ तक देंगे, और 3 दिन में वीक में 3 बार देते हैं। तो यहां पर इसका मतलब है। आगे बात करते हैं इसका कि अगर मान लीजिए अब देखिए फॉलो अप करवाएंगे, अब जब भी आप इंटेंसिव फेज देते हैं, इंटेंसिव फेज मान लीजिए यहां पर फॉलो अप स्मीयर फाउंड पॉजिटिव आ जाता है, कंप्लीशन ऑफ द इंटेंसिव फेज। अब क्या करनी है आपको, इंटेंसिव फेज दी कैटेगरी फर्स्ट का आपने ट्रीटमेंट दिया 2HRZE3, और इसके बाद में क्या करवानी है, फॉलोअप के स्मीयर करवाना है। अब फॉलोअप स्मीयर में अगर क्या देखने को मिल जाता है, यहां पर इंटेंसिव फेज कंप्लीट होने के बाद में क्या अगर फॉलोअप में पॉजिटिव आ जाता है स्मीयर, तो उसमें क्या करना है, 1 मंथ की एक्स्ट्रा क्या बढ़ा देनी है, 1 मंथ इसमें एक्स्ट्रा क्या दे सकते हैं। तो यहां पर 1 मंथ इसमें जो आईपी होती है वो आईपी को 1 मंथ एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं। तो यहां पर अगर मान लीजिए जैसे इंटेंसिव फेज कंप्लीट हुई उसके बाद में फॉलोअप करवाना है स्मीयर का, अगर स्मीयर है वो वापस से पॉजिटिव आ जाता है तो उस पॉजिटिव वाली कंडीशन में 1 मंथ की एक्स्ट्रा इंटेंसिव फेज को बढ़ा दिया जाता है। तो यहां पर इसके बाद में बात करते हैं कि अगर फॉलोअप स्मीयर है वो फाउंड नेगेटिव आता है, तो यहां पर टोटल फॉलोअप स्मीयर कितने हुए, 3 हुए। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर आपने शुरू में क्या किया था, जब भी आपने जो स्पुटम के लिए यहाँ पर कल्चर करवाया था तो 2 सैंपल लिए थे। फर्स्ट सैंपल लिया था स्पॉट सैंपल जो कभी भी ले लिया, सेकंड सैंपल लिया इन द मॉर्निंग में लिया, डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग करवा के लिया। उसके बाद में जब भी अपन यहाँ पर फॉलो अप में करवाते हैं तो यहाँ पर फॉलो अप में अगर नेगेटिव आ जाता है, इसमें नेगेटिव आ जाती है, तो यहाँ पर जो टोटल कितने सैंपलिंग हुआ, तो यहाँ पर टोटल सैंपलिंग होती है वो 3 देखने को मिलेगा। तो स्मीयर होता है वो फाइन नेगेटिव आ जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिला यहां पर फॉलोअप में स्मीयर फाउंड नेगेटिव आता है। तो यहां पर कितने नंबर फॉलोअप हुए, तो टोटल कितने हुए, 3 हुए। लेकिन अगर ये पॉजिटिव आ जाता है फॉलोअप में तो वापस से क्या करवाते हैं, इंटेंसिव वहां पर इंटेंसिव फेज का 1 मंथ बढ़ा देते हैं और उसके बाद में वापस करवाते हैं स्मीयर। तो स्मीयर अगर वापस से स्पुटम स्मीयर क्या आता है तो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा। तो टोटल कितने हो गए, फर्स्ट कैटेगरी में अगर करवाते हैं तो अगर फॉलोअप स्मीयर है नेगेटिव आ गया तो कितने रहेंगे, 3 होगा। लेकिन अगर स्मीयर है पॉजिटिव आ जाता है माइक्रोस्कोपी में तो टोटल स्मीयर फॉलोअप हो गए कितने हो गए, 4 हो जाते हैं। तो आगे बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में कि सेकंड कैटेगरी क्या कहती है, कौन कौन से केस आते हैं। तो यहां पर लिखना है आपको, बात करते हैं कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी में आपको लिखना है सेकंड कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। अब सेकंड कैटेगरी में कौन कौन से पेशेंट आते हैं, तो सेकंड कैटेगरी में पेशेंट आते हैं जो प्रीवियसली ट्रीटेड थे, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट जिनका पहले टीबी का इलाज चल रहा था, जो फॉल्टर होते हैं, डिफॉल्टर, रिलैप्स केसेस,
रिलैप्स केसेस ऑफ टीबी, अगर मान लीजिए जिनको कि प्रीवियसली ट्रीटेड किया गया था, रिलैप्स केस थे, फॉल्टर थे, या जिन्होंने ट्रीटमेंट फेल्योर केसेस, या फिर जिन्होंने बीच में ही ट्रीटमेंट को क्या कर दिया, यहां पर बंद कर दिया, तो वो सभी केस किसमें रखने हैं, आपको कैटेगरी सेकंड में रखना है। अब कैटेगरी सेकंड में कौन कौन से केस रखने हैं, जो प्रीवियसली ट्रीटेड थे, जिनका पहले से ट्रीटमेंट चल रहा है, डिफॉल्टर थे, या फिर रिलैप्स केस थे, वापस से टीबी हुआ है, या ट्रीटमेंट फेल्योर थे, जिन्होंने बीच में ही आधे अधूरे दिन में ही क्या कर दिया, टीबी का ट्रीटमेंट लेना बंद कर दिया, तो उन सभी को रखना है कैटेगरी सेकंड में रखेंगे। अब कैटेगरी सेकंड में जो इंटेंसिव फेज होती है वो कितनी देखने को मिलेगी, तो आईपी की बात कर लेते हैं और सीपी की बात करेंगे कि इंटेंसिव फेज कितनी होती है। तो इंटेंसिव फेज में 2HRZES3 यूज करते हैं, तो इसमें जो यूज करेंगे ड्रग 2HRZES3, और इसमें जो यूज की जाती है ड्रग 5HR इसमें 5HRZE, तो यहाँ पर 5HRZE3 यहाँ पर मेनली यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कैटेगरी सेकंड होती है उसकी इंक्यूबेशन इंटेंसिव फेज होती है, उसमें 2HRZES3 यूज करते हैं। बात करें कंटिन्यूएशन फेज में तो 5HRZE3 इसमें मेनली यूज किया जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर इंटेंसिव फेज को बढ़ाना पड़े तो यहाँ पर मेनली यहाँ पर एक और इंटेंसिव फेज बढ़ा देते हैं और उसमें से स्ट्रेप्टोमाइसिन को हटा देंगे, तो यहाँ पर 1HRZE3 यहाँ पर इंटेंसिव फेज में बढ़ाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर कि 5HRZE3 देखने को मिलेगी कंटिन्यूएशन फेज में, स्ट्रेप्टोमाइसिन को यूज नहीं करते हैं। आगे अब इसमें बात करेंगे कि यहाँ पर मेनली जो पॉली ड्रग रेजिस्टेंस किसे कहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो ड्रग्स होती है एटीटी की, उनको सिंगल यूज करते हैं या कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, तो हमेशा जब भी एटीटी का यूज करते हैं वहां पर कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन में यूज क्यों की जाती है, तो कॉम्बिनेशन में इसीलिए यूज करते हैं कि प्रिवेंट द रेजिस्टेंस, अगर बैक्टीरिया है वो एक ड्रग से रेजिस्टेंट नहीं होगा, तो अगर बदल बदल करके कोई ड्रग देते हैं तो उससे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो जल्दी से रेजिस्टेंस नहीं होते हैं, और इस वजह से जो इफेक्टिवनेस होती है ड्रग की वो बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल ड्रग यूज करोगे तो बैक्टीरिया क्या होगा, एक ही एक, अगर मान लीजिए आपको भी एक ही एक खाना खिलाया जाता है तो आप उससे बोर हो जाते हैं, उससे आपका पेट भर जाता है, वो आप पे क्या नहीं कर पाता है, असर नहीं कर पाता है। लेकिन आपको बदल बदल कर कभी आपके लिए काजू का हलवा बन रहा है, कभी गाजर का बन रहा है, कभी मूंग का बन रहा है, कभी पनीर पकोड़े बन रहा है, कभी पनीर बन रहा है, कभी शाही पनीर बन रहा है, कभी कढ़ाई पनीर बन रहा है, कभी चूरमा बाटी दाल खिलाया जा रहा है, कभी आपको जलेबी, कभी लड्डू, ऐसे घुमा फिरा करके खिलाया जाता है, तो आपका भी मन क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप बैक्टीरिया को मारने के लिए एक सिंगल ड्रग का यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उससे क्या कर लेता है, अपने आप में रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, और जब रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है तो उस पर जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है ड्रग के, या उसका जो मैक्सिमम इफेक्ट आता है वो नहीं आ पाता है, इफेक्टिवनेस होती है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमेशा क्या किया जाता है, ड्रग को टू प्रिवेंट द रेजिस्टेंस ऑफ ड्रग के रेजिस्टेंट को प्रिवेंट करने के लिए हमेशा ड्रग को क्या किया जाता है, ऑलवेज गिवन इन कॉम्बिनेशन। हमेशा इसको क्या किसमें देंगे, हमेशा इसको कॉम्बिनेशन में दिया जाता है, तो जिससे क्या होगा कि उसका जो ड्रग का रेजिस्टेंस था वो नहीं हो पाएगा, और कॉम्बिनेशन में इसको देते हैं ताकि वो इजी वे से उसकी इफेक्टिवनेस है वो बनी रहे, इफेक्टिवनेस है वो कम नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि यहाँ पर मेनली जो ड्रग होती है किस किस ड्रग से रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो मोनो ड्रग रेजिस्टेंस क्या होगा, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस क्या होगा, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होगा, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, और यहां पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस किसे कहेंगे। तो बात करते हैं एमडीआर टीबी की, एक्सडीआर टीबी के रेजिस्टेंस की, मोनो ड्रग एंड पॉली ड्रग। मोनो ड्रग का मतलब होता है, मोनो ड्रग रेजिस्टेंस की बात करें, मोनो ड्रग
रेजिस्टेंस, मोनोड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो मोनोड्रग रेजिस्टेंस को नाम दिया जाता है अगर किसी भी कोई सी भी ड्रग से रेजिस्टेंस टू फर्स्ट लाइन ड्रग, रेजिस्टेंस टू एनी ऑफ वन फर्स्ट लाइन ड्रग से किसी भी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है उससे एक ड्रग से अगर रेजिस्टेंस हो गया है बैक्टीरिया तो उसे मोनोड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। एनी सिंगल ड्रग ऑफ द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन जो ट्रीटमेंट होता है उसकी कोई भी सिंगल वन ड्रग से अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसे नाम दिया जाता है मोनोड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। बात करें पॉलीड्रग रेजिस्टेंस की तो पॉलीड्रग रेजिस्टेंस में क्या देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस टू टू और मोर देन टू और मोर देन टू ड्रग्स ऑफ फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट की दो या दो से अधिक से क्या हो जाता है वो रेजिस्टेंस हो जाएगा, बट नॉट एट रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड से नहीं होता है। उसके अलावा दो या दो से अधिक ड्रग से अगर फर्स्ट लाइन से क्या हो जाता है रेजिस्टेंस तो उसे नाम दिया जाता है पॉलीड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो पॉलीड्रग रेजिस्टेंस का मतलब हो गया अगर बैक्टीरिया है वो दो या दो से अधिक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट से क्या हो गया है रेजिस्टेंस हो गया है, लेकिन उसमें क्या नहीं होगा, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड से रेजिस्टेंट नहीं होता है लेकिन दो या दो से अधिक से हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड को छोड़ करके बाकी बची हुई है पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन और एथाम्बिटोल में से दो या दो से अधिक से हो गया, लेकिन अभी क्या कर रही है रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड असर कर रही है, इफेक्टिवनेस दिखा रही है क्योंकि इनसे क्या नहीं हुआ है, रेजिस्टेंट नहीं हुआ है, तो इसे पॉलीड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। बात करते हैं एमडीआर रेजिस्टेंस की, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या देखने को मिलता है, तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस होगा, बात करेंगे अपन ने जो सेकंड कैटेगरी पढ़ी थी, अब सेकंड कैटेगरी को कौन सा कलर कोड देते हैं तो वहां पर ब्लू कलर कोड दिया जाएगा, फर्स्ट कैटेगरी में रेड कलर का ग्रीन कोड दिया जाता है। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में क्या होता है कि यहां पर रेजिस्टेंस टू द any of one drug of any of one drug of the isoniazid या फिर रिफाम्पिसिन, या तो आइसोनियाजिड से हो गया या फिर रिफाम्पिसिन से अगर क्या हो जाता है वो रेजिस्टेंस हो जाता है तो उसे नाम देते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाएगा। पेशेंट है वो रेजिस्टेंस हो गया है दो और मोर देन टू ड्रग से, बट एटलीस्ट फ्रॉम द आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से होगा। तो बात करें रेजिस्टेंस टू द एनी ऑफ द टू और मोर देन टू ड्रग, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाता है वो किससे हो जाएगा, resistance, the patient is resistant to the any of the two और मोर देन टू ड्रग, टू और मोर देन टू ड्रग से क्या हो जाता है रेजिस्टेंस हो जाता है, जिसमें कि एट लीस्ट किससे होगा, दोनों में से किसी एक से हो जाता है, या तो आइसोनियाजिड या रिफाम्पिसिन, दोनों में से एक के साथ में हो जाएगा। तो इसको सीधा सीधा समझना है कि अगर कोई पर्सन है वो किससे दो या दो से अधिक फर्स्ट लाइन ड्रग से क्या है रेजिस्टेंस डेवलप हो गई उसमें, लेकिन कम से कम उसमें क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक ड्रग से होना चाहिए और एटलीस्ट कम से कम या तो आइसोनियाजिड से हो या फिर रिफाम्पिसिन, दोनों में से एक से होगा। और बात करते हैं दो या दो से अधिक और जो फर्स्ट लाइन ड्रग बची हुई थी उसमें से दो से हो गया। यदि अगर कोई पर्सन है वो या तो रिफाम्पिसिन या आइसोनियाजिड दोनों में से एक और बाकी की बची स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्बिटोल और पायराजिनामाइड, इन तीनों में से दो या दो से अधिक से और रिफाम्पिसिन या आइसोनियाजिड में से दोनों में से किसी एक से रेजिस्टेंट हो जाता है तो उसे नाम देते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के, और इसे ही नाम दिया जाता है एमडीआर टीबी, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के नाम से इसको जानते हैं। बात करते हैं एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के बारे में। एक्सटेंसिव
एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस। एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के बारे में बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में इसे नाम दिया जाता है एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी के नाम से इसको जानते हैं। अब इसमें एक्सडीआर टीबी में क्या देखने को मिलेगा, जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, इसमें आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन से एज वेल एज रेजिस्टेंस टू आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों से ही क्या हो गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया। तो पेशेंट इज रेजिस्टेंस टू, अब मेनली पेशेंट तो क्या हुआ है, मेनली जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बैक्टीरिया हो जाता है। तो बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंस टू रिफाम्पिसिन और रिफाम्पिसिन एंड आइसोनियाजिड। अब दोनों ही ड्रग इसमें क्या नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। आइसोनियाजिड से भी रेजिस्टेंस हो गया और रिफाम्पिसिन अगर दोनों से ही हो जाता है तो उसे एक्सडीआर टीबी, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इसके बाद में कैटेगरी सेकंड पर ले। अब कैटेगरी सेकंड का जो कलर कोड होता है, कलर कोड ऑफ द सेकंड कैटेगरी का कलर कोड की बात करें तो कलर कोड होगा इसका ब्लू कलर का होता है। बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के कलर कोड की तो रेड कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे अपन की यहाँ पर एमडीआर टीबी होती है। फोर्थ कैटेगरी की बात करेंगे तो फोर्थ कैटेगरी में जो टीबी आती है उसे एमडीआर टीबी के नाम से जानते हैं। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी होगा जिसमें दो या दो से अधिक से क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है बैक्टीरिया और पेशेंट। एंड उसमें कम से कम क्या देखने को मिलेगा, एटलीस्ट वन आइसोनियाजिड से या फिर रिफाम्पिसिन दोनों में से एक होगा और बाकी की बची जो ड्रग है उनमें से दो या दो से अधिक से हो जाएगा तो उसे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे। जबकि एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस एक्सडीआर टीबी किसे कहते हैं, इसका मतलब है आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों से अब क्या हो गया है, रेजिस्टेंस हो गया, कोई ड्रग उस पर काम नहीं कर रही है तो उसे नाम दिया जाएगा एक्सडीआर टीबी। सबसे ज्यादा खतरनाक होती है तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं कैटेगरी फोर्थ के बारे में कि कैटेगरी फोर्थ में क्या होता है। तो कैटेगरी फोर्थ होती है उसे एमडीआर टीबी के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट इज गिवन, इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, डेली बेसिस पर ट्रीटमेंट देंगे। और इसमें जो इंजेक्टेबल होता है उसका क्या होती है, छुट्टी होती है संडे के दिन, क्या होगा इसका ओमिटेड ऑन द संडे, संडे के दिन इसकी छुट्टी रहती है तो संडे को इंजेक्टेबल नहीं लगाते हैं क्योंकि संडे के दिन हेल्थ एंड HWC और जो सब सेंटर होते हैं वो बंद रहते हैं, इसीलिए संडे के दिन इंजेक्टेबल नहीं देंगे। बाकी सभी दिन क्या देते हैं, इसमें एमडीआर टीबी में इसका रजिस्टर ट्रीटमेंट होगा और डेली बेसिस पर दिया जाता है, डेली देते हैं, ओरली डेली देंगे। लेकिन जो इंजेक्टेबल होता है उसकी ओमिटेड ऑन संडे, संडे की क्या रहती है, छुट्टी रहती है, इसीलिए यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। बात करते हैं आगे की, बढ़ते हैं कैटेगरी। इसमें याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी कैटेगरी नहीं होती है तो थर्ड कैटेगरी इसमें नहीं होती है। डायरेक्ट छलांग मारते हैं यहाँ पर फोर्थ कैटेगरी पर जाएंगे। कैटेगरी फोर्थ में क्या होती है, डेली ट्रीटमेंट इज गिवन डेली। इसका जो ट्रीटमेंट होता है इसको क्या करना है, डेली गिवन, डेली गिवन करना है। और एक्सेप्ट इंजेक्टेबल, एक्सेप्ट इंजेक्टेबल को छोड़कर जो इंजेक्टेबल में आते हैं उनको क्या होती है, ओमिटेड ऑन संडे, संडे की इसमें क्या है यहाँ पर, ओमिटेड ऑन संडे, संडे की क्या होती है यहाँ पर, छुट्टी होती है। तो यहाँ पर आप याद रख लेना है संडे की क्या करनी है, छुट्टी करनी है। जब संडे को नहीं दोगे तो बाकी के दिन इंजेक्टेबल देना है, लेकिन इसको क्या करना है, संडे के दिन HWC और सब सेंटर होते हैं बंद रहते हैं तो उस दिन क्या नहीं होगा, यहाँ पर इंजेक्टेबल नहीं देते हैं। बाकी सभी दिन क्या देंगे, यहाँ पर मेनली ट्रीटमेंट देते हैं, डेली ट्रीटमेंट देंगे। बात करते हैं कैटेगरी फोर्थ को, तो इसमें कौन सी टीबी आती है, तो एमडीआर टीबी आती है। वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, तो एमडीआर टीबी होती है। किस कैटेगरी की टीबी है, तो यहाँ पर कैटेगरी फोर्थ में आती है। एक्सडीआर टीबी होती है, कैटेगरी फिफ्थ में आएगी। बात करते हैं इसकी फेज के बारे में, तो इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूएशन फेज, इसका भी ट्रीटमेंट दो फेज में चलेगा। तो इंटेंसिव फेज में आप कितना दे सकते हैं, तो इंटेंसिव फेज की बात करें तो 6 मंथ तक देते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो 1 बाय 1 मंथ करके एक एक मंथ एक्स्ट्रा इसका इंटेंसिव फेज को बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम इसको 9 मंथ तक दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो उसमें ड्रग यूज करेंगे KM, LVX, CF, CS, ZD। तो उसमें मेनली जो ड्रग यूज की जाती है वो करते हैं यहाँ पर KM, LVX, लीवोफ्लॉक्सासिन, CZ,
यहाँ पर कौन कौन से ड्रग यूज करना है, केएम का मतलब होता है कानामाइसिन, एलवीएक्स का मतलब होगा लिवोफ्लोक्सासिन यूज करते हैं। बात करें ईटीओ की तो ईटीओ का मतलब होता है ईटीओ, और ईटीओ का मतलब होता है इथियोनामाइड। और उसके बाद में बात करते हैं सीएस साइक्लोसेरिन एंड इथाम्ब्यूटोल। तो यहाँ पर मेनली जो ड्रग यूज की जाती है वो यूज की जाती है यहाँ पर केएम, एलवीएक्स, ईटीओ, सीएस साइक्लोसेरिन एंड इथाम्ब्यूटोल और पायरिजिनामाइड। तो मेनली यूज करेंगे केएम का आप मतलब लिख लीजिए कितना देते हैं। तो यहाँ पर इनकी यहाँ पर फेज होगा वो 6 से लेकर के 6 होती है इंटेंसिव फेज, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर सकते हैं, मेन मैक्सिमम इसको 9 मंथ तक दिया जा सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड होगा, इंटेंसिव फेज होती है वो मेनली 6 महीने की देते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो 1 बाय 1 करके इसके इंटेंसिव फेज को 1 बाय 1 करके क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है और मैक्सिमम 9 मंथ तक दे सकते हैं। बात करते हैं केएम, तो यहां पर आप लिख लीजिए कि केएम का मतलब होता है कानामाइसिन, और कानामाइसिन आपको याद रहने वाला है। बात करें एलवीएक्स की, एलवीएक्स का मतलब होता है लिवोफ्लोक्सासिन, सीएस का मतलब होता है साइक्लोसेरिन, जेड का मतलब होता है पायरिजेनामाइड, और ई का मतलब होता है इथाम्ब्यूटोल। तो यहाँ पर कौन कौन सी ड्रग हो गई है, कानामाइसिन, लेवोफ्लोक्सासिन, साइक्लोसेरिन, पायरिजेनामाइड एंड इथियोनामाइड, ये ड्रग्स होती है जिनको कि मेनली यूज किया जाता है। तो ईटीओ का मतलब हो गया इथियोनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल एंड ईटीओ का मतलब होता है इथियोनामाइड, और इथियोनामाइड होती है सेकंड लाइन ड्रग होती है, जबकि बात करें इथाम्ब्यूटोल होती है फर्स्ट लाइन ड्रग होती है। बात करते हैं अब आप सीपी कितने दिन की दे सकते हैं, तो सीपी होती है वो कितने मंथ की दी जाती है, 18 मंथ की होती है। तो सीपी होगा कितने की देते हैं, 18 मंथ की होती है। कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज करते हैं, तो सीपी में यूज करेंगे एलवीएक्स यूज करते हैं, एलवीएक्स का मतलब होता है लिवोफ्लोक्सासिन को यूज करेंगे, ईटीओ को यूज करते हैं, ईटीओ का मतलब होता है इथियोनामाइड का यूज करेंगे, बाद में साइक्लोसेरिन का यूज करते हैं, और इसमें इथाम्ब्यूटोल का यूज करेंगे, लेकिन इसमें पायराजिनामाइड का यूज नहीं करते हैं कंटिन्यूएशन फेज में, क्योंकि ये ज्यादा क्या करवा सकती है वहां पर हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है, इसलिए पायराजिनामाइड का इसमें मेनली यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर 18 मंथ तक होगा। तो मैक्सिमम की बात कर लेते हैं, यहाँ पर वही एलवीएक्स होता है लिवोफ्लोक्सासिन की होगा। बात करें ईटीओ का, तो ईटीओ होती है वो वही होती है, वहां पर ईटीओ इथियोनामाइड होगा। बात करते हैं इथाम्ब्यूटोल की एंड साइक्लोसेरिन होती है। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटेंसिव फेज की अपन ने, कि इंटेंसिव फेज होती है कितने, मैक्सिमम इंटेंसिव फेज कितनी देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन की बात करें, मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ कैटेगरी फोर्थ की मैक्सिमम ड्यूरेशन कितनी हो सकती है, तो मेनली ये देखने को मिलेगी 18 6 24 प्लस 9, तो मेनली कितने की हो सकती है, 27 मंथ की देखने को मिल सकती है। लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन की बात करें कि मिनिमम कितनी ड्यूरेशन देखने को मिलेगा, कैटेगरी फोर्थ की जो ड्यूरेशन होती है कैटेगरी फोर्थ की मैक्सिमम तो 27 मंथ तक की हो सकती है, लेकिन मिनिमम होती है वो 24 मंथ की देखने को मिलेगी। अब 24 मंथ कैसा हुआ, 18 मंथ प्लस क्या हो गया, 18 मंथ प्लस 16 मंथ कितना होता है, तो 24 मंथ हो गया। टोटल अगर मैक्सिमम की बात करें तो 27 हो जाएगी, 18 प्लस 9 तो 27 मंथ की मैक्सिमम ये देखने को मिल सकती है। इसके बाद में बात करते हैं कैटेगरी फिफ्थ के बारे में। तो कैटेगरी फिफ्थ की जो ड्रग आती है उसे नाम दिया जाता है, कैटेगरी फिफ्थ में जो टीबी आती है उसे एक्सडीआर टीबी के नाम से जानेंगे, एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के नाम से जानते हैं। अब एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी क्या होती है, इसमें मेनली जो ड्रग होती है कौन कौन सी ड्रग, आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन दोनों से जो पर्सन होता है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर पर्सन और बैक्टीरिया दोनों ही क्या हो जाते हैं, उससे रेजिस्टेंस हो जाते हैं। तो मेनली तो यहाँ पर बैक्टीरिया होता है जो रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगा एक्सडीआर टीबी कौन सी कैटेगरी की टीबी होती है, तो एक्सडीआर टीबी को नाम दिया जाता है मेनली यहाँ पर कैटेगरी फिफ्थ। एक्सडीआर कैटेगरी की जो टीबी है उसे कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, तो एक्सडीआर टीबी होती है फिफ्थ कैटेगरी की टीबी होती है। तो यहाँ पर एक्सडीआर टीबी का मतलब होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के
बाद में आती है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के नाम से जाना जाता है। कैटेगरी 5 की जो ड्रग होती है यहाँ पर एक्सडीआर टीबी होगा और एक्सडीआर टीबी को मेनली नाम दिया जाता है, कैटेगरी 5 में इसको रखा जाता है। अब इसकी भी जो फेज होती है वो एक कंटिन्यूएशन फेज होगा और वही आपकी क्या होती है, इंटेंसिव फेज होगी। तो इंटेंसिव फेज होती है और यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कंटिन्यूएशन फेज देखने को मिलेगा। तो इंटेंसिव फेज की मैं बात कर लूं कि इंटेंसिव फेज कितनी देखने को मिलती है, कौन कौन सी ड्रग इसमें यूज करते हैं। तो इंटेंसिव फेज होती है वो मेनली कितने की होती है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम कितने मंथ की हो सकती है, 12 मंथ की हो सकती है। कौन कौन सी ड्रग उसमें यूज करेंगे, तो इसमें ड्रग होती है कैप्रियोमाइसिन होगा। तो यहाँ पर मेनली जो ड्रग यूज की जाती है सीएम होगा, सीएम का मतलब होता है कैप्रियोमाइसिन। एमवीएक्स होती है मॉक्सिफ्लोक्सासिन ड्रग इसमें मेनली यूज करेंगे। उसके बाद में जो ड्रग आती है पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड होगा। हाई डोज ऑफ द आइसोनियाजिड की हाई डोज देते हैं, क्लोफाजिमाइन देंगे। और जो ड्रग होती है एमोक्सिक्लेवन क्लेविनेट भी इसमें देते हैं। तो यहाँ पर मेनली देखने को मिलता है जो आईपी होती है उसमें मेनली जो ड्रग देते हैं मॉक्सिफ्लोक्सासिन, तो एमएफ देंगे, इसमें सीएम देते हैं, कैप्रियोमाइसिन देते हैं। तो मेनली इसमें जो ड्रग देंगे कौन कौन सी होती है, कैप्रियोमाइसिन, एमएफ, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, तो एमएफएक्स देते हैं, एमएफएक्स देंगे, सीएम देंगे। हाई डोज ऑफ द आइसोनियाजिड, हाई डोज ऑफ एच, हाई डोज ऑफ द एच का मतलब है हाई डोज देंगे किसकी, और एच का मतलब होता है आइसोनियाजिड की। तो कैप्रियोमाइसिन देते हैं, मॉक्सिफ्लोक्सासिन देंगे, हाई डोज देते हैं किसकी, आइसोनियाजिड की हाई डोज दी जाती है। लिनेजोलिड देते हैं एलजेड, और एलजेड का मतलब होता है लिनेजोलिड देंगे। उसके बाद में क्या देते हैं यहाँ पर एमोक्सिक्लेव देंगे, एमोक्सिक्लेव एंड सीएलवी क्लेव्यूनेट देते हैं। तो यहाँ पर मेनली जो ड्रग यूज की जाती है सीएम, कैप्रियोमाइसिन देंगे, मॉक्सिफ्लोक्सासिन, हाई डोज ऑफ द आइसोनियाजिड देते हैं, लिनेजोलिड देंगे, एमोक्सिक्लेव देते हैं, क्लेव्यूनेट देते हैं एंड सीएफ देते हैं। सीएफ का मतलब होता है यहाँ पर क्लोफाजिमाइन। तो यहाँ पर CF क्लोफाजिमाइन देते हैं। तो मेनली यहां पर जो ड्रग यूज की जाती है वो CF2। तो कौन कौन सी ड्रग होती है, इंटेंसिव फेज कितने की होती है, 6 महीने की होती है मिनिमम, जबकि मैक्सिमम इसको कितना दे सकते हैं, तो मैक्सिमम इसको दिया जा सकता है 6 से बढ़ा करके 12 मंथ तक दे सकते हैं। हर इंटेंसिव फेज के बाद में क्या किया जाता है, यहाँ पर फॉलो अप स्मीयर करेंगे तो मैक्सिमम बढ़ा करके इसको 12 मंथ तक दे सकते हैं। सीएम का मतलब होता है कैप्रियोमाइसिन। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं कि सीएम का मतलब क्या होगा, तो सीएम का मतलब होता है कैप्रियोमाइसिन देंगे। सेकंड नंबर पे जो ड्रग आती है एमएफएक्स, और एमएफएक्स का मतलब होता है मॉक्सिफ्लोक्सासिन, मॉक्सिफ्लोक्सासिन देते हैं। हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड की हाई डोज होगी, तो हाई डोज ऑफ द एच का मतलब है आइसोनियाजिड। CF2, CF2 का मतलब होता है क्लोफा, CFZ का मतलब है क्लोफा जीमाइन, क्लोफाजीमाइन देंगे। बात करें यहाँ पर एलजेड की, तो एलजेड का मतलब होता है लिनेजोलिड देते हैं, लिनेजोलिड, लिनेजोलिड और एमोक्सिक्लेव एंड क्लेविनेट देते हैं। बात करेंगे कि सीपी कितनी होती है, सीपी में कौन कौन सी ड्रग यूज करते हैं, तो सीपी होती है इसकी, तो सीपी वो मेनली कितने की देखने को मिलेगा, 18 मंथ की देखने को मिलती है। तो 18 मंथ की क्या हो गई, यहाँ पर सीपी देते हैं। क्या इसमें ड्रग देंगे, तो यहाँ पर एक और ड्रग दी जाती है सीएम एमबीएक्स, इसके बाद में दी जाती है एक और ड्रग पीएएस के बारे में, तो पीएएस पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड भी देते हैं। बात करते हैं सीपी में कौन कौन से ड्रग यूज करेंगे, तो सीपी मेनली कितने की देते हैं, 18 मंथ तक देते हैं। तो 18 और 18 में क्या देंगे, कौन कौन से ड्रग देंगे, तो एमएफएक्स देते हैं, मॉक्सिफ्लोक्सासिन ड्रग देंगे। सेकंड नंबर पे जो ड्रग दी जाती है पीएएस देते हैं, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड दी जाती है। हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड, आइसोनियाजिड की हाई डोज देंगे। उसके बाद में देते हैं यहाँ पर
CFZ देंगे, क्लोफाजिमाइन देते हैं, एमॉक्सिक्लेव और क्या देंगे, क्लेविनेट देते हैं। तो AMX एंड CLV, एमॉक्सिक एमएक्स का मतलब है एमॉक्सिक्लेव एंड क्लेविनेट देते हैं। तो मेनली जो इंटेंसिव फेज होती है उसमें कितनी ड्रग होती है, कब तक दे सकते हैं, 6 से लेकर के 12 मंथ तक बढ़ाती जाते हैं। अगर 6 महीने तक देंगे, मैक्सिमम देनी पड़ी तो एक एक मंथ करके बढ़ाते रहते हैं, 12 मंथ तक दे सकते हैं। इंटेंसिव फेज में कौन कौन सी ड्रग होती है, तो इसमें कैप्रियोमाइसिन होगा, मॉक्सिफ्लोक्सासिन होती है, हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड की हाई डोज देते हैं, CF2 क्लोफाजिमाइन देंगे, लिनेजोलिड देते हैं, अमोक्सिक्लेव और क्लेविनेट देंगे और पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड देते हैं। बात करते हैं सीपी की, तो सीपी में 18 मंथ तक देते हैं। बात करें इसमें कौन कौन सी ड्रग देंगे, मॉक्सिफ्लोक्सासिन हो गया, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड हो गया, हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड, क्लोफाजिमाइन एंड अमोक्सिक्लेव और क्लेविनेट इसमें देते हैं। अब रिपीट फॉलोअप कब करवाते हैं, तो शुड बी डन एवरी मंथ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इंटेंसिव फेज। जब इंटेंसिव फेज कंप्लीट होती है तो उसके एवरी मंथ बाद में क्या करते हैं, फॉलोअप स्मीयर माइक्रोस्कोपी करवाते हैं। इन केस ऑफ द कैटेगरी 4th और 5, कैटेगरी 4th और 5 में जब इंटेंसिव फेज होती है, कंप्लीट होती है, तो उसके बाद में क्या करवाना है, फॉलोअप करवाना है। प्रोफाइलेक्टिक डोज थी आइसोनियाजिड की, अपन ने पढ़ा हुआ है, से 5 mg पर केजी के हिसाब से देते हैं। फॉर कितने मंथ तक देंगे, तो 6 मंथ तक दी जाती है। बात करते हैं डॉट्स 99 की, कि डॉट्स 99 क्या है, तो डॉट्स 99 स्ट्रेटेजी थी डॉट्स की, वो न्यू स्ट्रेटेजी है। डॉट्स 99 रिफ्लेक्ट करती है कि यहाँ पर डॉट्स 99 के बारे में अपन बात करेंगे आगे कि डॉट्स 99 क्या होती है। तो डॉट्स 99 है वो क्या है, न्यू स्ट्रेटेजी है डॉट्स की। डॉट्स उसकी जो नई स्ट्रेटेजी है उसे नाम दिया गया है डॉट्स 99 के नाम से, इसको जानते हैं। इसके बाद में बात करते हैं डॉट्स 99 के बारे में, अपन ने बात कर ली। इसके आगे बात करेंगे कि 99 का मतलब क्या होता है, 99 ये क्या रिफ्लेक्ट करती है। तो डॉट्स 99 से आप क्या समझते हैं, तो आप लिखिए यहां पर कि डॉट्स 99 क्या है। डॉट्स 99 न्यू स्ट्रेटेजी है, न्यू स्ट्रेटेजी ऑफ डॉट्स। डॉट्स की क्या है, न्यू स्ट्रेटेजी है और इसे ही नाम दिया गया है कि डॉट्स 99 के नाम से जानते हैं। अब 99 का मतलब होता है कि यहाँ पर बेनिफिट दिया गया RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम का मेनली बेनिफिट दिया गया। क्या बेनिफिट दिया गया कि यहाँ पर इसने मेनली 99% पर्सन थे, वो पेशेंट थे, उन्होंने 99 या RNTCP का 99% यहाँ पर मेनली क्या हुआ, उनको बेनिफिट हुआ। उसमें से 99 में से 90% क्या हो गए, पेशेंट को डायग्नोसिस कर लिया गया और 99 के 90% में से क्या हुआ, 90% जो केसेस थे वो क्योर हो गए। उसके बाद में इसमें 2 ड्रग दी जाती है इसमें। अब FDC देते हैं। FDC क्यों देते हैं, FDC क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो FDC का मीनिंग होता है यहाँ पर कि फिक्स डोज रेजिमेंट देंगे, फिक्स डोज देते हैं और FDC फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में दी जाती है। तो अगर अपन आगे बढ़ते हैं, डोज 99 का मतलब हो गया कि 99% इसमें 99% बेनिफिट ऑफ द 99% बेनिफिट मिला किसका, RNTCP का, किसको, पेशेंट को। उसमें से 99 का जो 90% थे वो पर्सन क्या हो गए, 90% क्या हुआ, उनमें से डायग्नोस्ड हो गए केस, 90% डायग्नोस केस हो गए और उसमें से 90% क्या हो गया, 90% उसमें से 90% जो डायग्नोसिस हुए उसमें से 90% केस थे वो क्या हो गए, क्योर हो गए। तो यहाँ पर 99 का यही मतलब होता है कि 99% RNTCP का इसको बेनिफिट मिला पेशेंट को, उसमें से 99 के 90% डायग्नोस हुए केस, उनमें से 90% केस जो डायग्नोसिस हुए थे उनमें से क्या हो गया, 90% केस क्या हो गए, उसमें से क्योर हो गए। आगे बात करते हैं FDC के बारे में। तो FDC है इंपॉर्टेंट है, यहां पर रहने वाली है। FDC का मतलब होता है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में जानेंगे कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो ओवरबर्डन टू डिक्रीज द ओवरबर्डन ऑफ डिजीज, ओवरबर्डन ऑफ
ड्रग के ओवरबर्डन को कम करने के लिए फिक्स डोज रेजिमेंट चलाया गया या फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दिया गया। अब यहाँ पर फिक्स डोज कॉम्बिनेशन किसमें दिया गया, तो स्टार्ट किया गया है इसको, स्टार्टेड इन डॉट्स 99 में क्या किया गया, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन को यहाँ पर स्टार्ट किया गया ताकि इससे क्या हो सके, डिक्रीज द ओवरबर्डन ऑफ द ड्रग का ओवरबर्डन ना हो, कम ड्रग से ही ज्यादा से ज्यादा इसका इफेक्ट आ सके। तो यहाँ पर मेनली यूज किया गया 4FDC। और 4FDC कब यूज की गई, कौन सी स्टेज में यूज करी, तो इंटेंसिव फेज में यूज करी। 3FDC को किसमें यूज किया गया, 3FDC को यूज किया गया कंटिन्यूएशन फेज में, इसको सीपी में इसको यूज किया गया 3FDC को, जबकि 4FDC यूज करी गई कहां पर यूज करी, इंटेंसिव फेज में यूज करी। तो इसका जो डोज होती है HRE और Z इसमें यूज किया गया। अब यहां पर भी क्या है, HRE और Z था, इसमें वो नहीं करते हैं, पायराजिनामाइड को कंटिन्यूएशन फेज में नहीं देते हैं। अब इसकी जो दोनों की डोज रहने वाली थी वो कितनी थी, तो यहां पर जो दोनों की डोज थी वो थी 75 mg। 75 के बाद में जो डोज थी किसकी, 75 mg किसकी डोज थी, आइसोनियाजिड की डोज थी। रिफाम्पिसिन की डोज की बारे में बात करें तो 150 mg थी, डबल डोज कर दी गई। उसके बाद में बात करते हैं इथाम्बिटोल की जो ड्रग डोज थी वो 275 mg दी गई। लेकिन बात करें यहाँ पर पायराजिनामाइड की, तो यहाँ पर जो डोज थी वो बढ़ा करके 400 mg कर दी गई। तो यहाँ पर मेनली 400 mg की गई पायराजिनामाइड की, और इधर में ये नहीं देते हैं, कंटिन्यूएशन फेज में नहीं देते पायराजिनामाइड। तो 4FDC क्या था, उसमें इंटेंसिव फेज में दिया गया। HRZE ड्रग इसमें यूज करी गई, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बिटोल एंड पायराजिनामाइड को यूज किया गया। 75 mg आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन था 150 mg, इथाम्बिटोल था 275 mg यूज करेगी, जबकि पायराजिनामाइड को केवल इंटेंसिव फेज में यूज करते हैं, 400 mg इसमें यूज करेंगे। 3FDC में भी सेम करते हैं, लेकिन इसमें पायराजिनामाइड को यूज नहीं करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ लेंगे और टैबलेट कितनी देते हैं। तो नंबर ऑफ ड्रग एज पर द वेट बैंड के अनुसार कितनी टैबलेट देते हैं या कितनी नंबर की इसमें ड्रग और उसके पेपर दिए जाते हैं, उसके जो पत्ते देते हैं, स्ट्रैप देते हैं। नंबर ऑफ ड्रग एज पर द वेट बैंड के अनुसार उसमें कितने पैकेट देंगे और कितने उसमें डेली डोज लेनी है, कितनी ड्रग लेनी है, कितनी टैबलेट लेनी है, उसके अनुसार एज बैंड के अनुसार वहां पर जो वेट बैंड था, वेट के अनुसार किस तरीके से कितनी ड्रग लेनी है, उन सभी ड्रग के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन और बड़ा है, इसी बचा हुआ है, इसीलिए आपको जल्दी से जोश जुनून अपना नहीं खोना है, तुरंत अपने आप में जोश जुनून के साथ पैदा करनी है और अपने लक्ष्य को पाना है। तो यहाँ पर मैं जो मेहनत करते हैं वो अपनी कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं और वही अक्सर मेनली मंजिल को पा लेते हैं। कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझ में तो उसे मिटा कर दिखा। कि जिंदगी में हर सो क्यों पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। इसीलिए जो बुज़दिल होते हैं वो किस्मत के बहाने ढूंढते हैं, किस्मत के मारे रोते फिरते हैं, लेकिन जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास करते हैं वो किसी तरीके का अपने किस्मत का बहाना नहीं लगाते हैं। किस्मत का केवल खेल होता है, पॉइंटों में होता है, लेकिन मेहनत होती है वो किस्मत को भी बदल देती है। तो यहाँ पर जो हाथ, किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके लकीरें नहीं होती, और किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके की हाथ ही नहीं होते हैं, तो हाथों में लकीरें नहीं होती है तो किस्मत तो उनकी भी बनती है। तो इसीलिए किस्मत का आपको बहाना नहीं ढूंढना है, मेनली अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है ज्यादा से ज्यादा बेस्ट करके। तो नंबर ऑफ द ड्रग एज पर द बॉडी वेट के अनुसार नंबर ऑफ ड्रग कितनी देते हैं, तो नंबर ऑफ ड्रग्स अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट के अनुसार कितनी ड्रग का इसमें मेनली यूज किया जाता है। तो आप जल्दी से यहाँ पर थोड़ा सा माइंड सेट कर लीजिए। यहाँ पर मेरे ड्यूटी जाने का टाइम हो रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी थोड़ा सा यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन मेक करके यहाँ पर जल्दी से नोट करते जाना है। तो सबसे पहले लिखते हैं कि वेट कितना होना चाहिए, अगर पर्सन का वेट कितना होगा तो उसमें कितनी ड्रग देंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ ड्रग की, कि नंबर ऑफ ड्रग
कितना देना है, नंबर ऑफ टैबलेट कितनी देंगे, तो नंबर ऑफ टैबलेट पर डे के हिसाब से कितनी देनी है उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद में पैकेट पैकेट ऑफ टैबलेट, अब टैबलेट के कितने पैकेट उस पर्सन को आपको देने हैं उसके बारे में बात करेंगे। कलर कौन सा होगा, जो पैकेट का कलर है वो कौन सा होगा। और उसके बाद में बात करते हैं कि डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन की उसमें कितनी डोज देखने को मिलती है। तो ये सभी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन का वेट है 30 से लेकर के 39 केजी का है, या फिर बात करें यहाँ पर 40 से लेकर के 54 केजी का कोई पर्सन है, या बात करते हैं 55 से लेकर 70 किलो का कोई पर्सन है, या बात करें मोर देन 70 केजी का कोई पर्सन है, तो यहाँ पर मेनली नंबर ऑफ टैबलेट यूज करनी है। 30 से 39 किलो का पर्सन है तो उसमें नंबर ऑफ टैबलेट कितनी होगी, 2 देंगे। पैकेट कितने देने हैं उसको, पैकेट ऑफ टैबलेट देने हैं पर मंथ के, तो पर मंथ के हिसाब से पैकेट ऑफ टैबलेट उसको कितना देना है, 2 देना है। कलर कौन सा होगा, तो कलर होगा उसका येलो कलर देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज होती है 500 mg, इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन की डोज होगी। सेकंड बात करते हैं नंबर ऑफ टैबलेट पर डे में कितना टैबलेट होती है, तो पर डे कितनी, और यहाँ पर डोज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन सा आता है, इंजेक्टेबल होगा, तो यहाँ पर इंजेक्टेबल है इसलिए इसको अलग दिया है कि डोज ऑफ कितनी देंगे। बात करते हैं 54 केजी से 40 से 54 केजी है तो उसमें 3 टैबलेट देते हैं पर डे। नंबर ऑफ पैकेट भी होगा 3 होगा। बात करते हैं कलर की, तो येलो के बाद में ब्लू कलर का इसमें मेनली कलर कोड देखने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोमाइसिन होगी वो 750 mg देखने को मिलेगी डोज स्ट्रेप्टोमाइसिन की। बात करते हैं 55 से 70 का, तो 4 देना है। 70 किलो से ज्यादा का है तो 4 टैबलेट पर डे देंगे। यहाँ पर मेन 5 टैबलेट पर डे देना है। अगर 70 किलो से ज्यादा वेट है तो 5 टैबलेट देंगे। बात करते हैं जो नंबर ऑफ पैकेट हो गया पर मंथ का, वो 4 और 5 देना है। 70 किलो से ज्यादा का है 5 देंगे, 70 किलो से कम का है 55 से 70 किलो है 4 देते हैं। कलर कौन सा होता है, तो यहाँ पर 55 से 70 किलो का है उसमें जो कलर दिया जाता है वो लाइट ग्रीन कलर का होगा, लाइट ग्रीन। लेकिन 70 किलो से ज्यादा है तो उसमें जो कलर यूज करते हैं वो पिंक कलर का होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें जो डोज होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन की 1000 mg होगी, दोनों में 1000 mg स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं। और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल दिया जाता है इसीलिए इसका डोज अलग दिया हुआ है। आगे बात करते हैं तो ट्रीटमेंट की हो गया कि कितने अगर पेशेंट है वो कौन सा वेट के अकॉर्डिंग उसको कितने टैबलेट डेली लेनी है और कितना उसको पैकेट देना है पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद में बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी में अगर कैटेगरी फर्स्ट है न्यू पेशेंट आएंगे और उसमें जो आईपी देनी है। अगर कैटेगरी वाइज करें बात यहाँ पे, तो कैटेगरी फर्स्ट में जो पेशेंट आते हैं उसमें कौन से पेशेंट आएंगे, तो कैटेगरी फर्स्ट में पेशेंट आते हैं न्यू पेशेंट होते हैं। अब इसमें कितना देना है, तो आईपी कितनी देंगे, आईपी में 4 एफडीसी और 3 एफडीसी में कितना देते हैं। तो यहाँ पर आईपी की बात करेंगे कि आईपी कितनी देनी है, तो आईपी होती है यहाँ पर 4 एफडीसी इंटू 8 वीक तक देंगे। तो आईपी की बात करते हैं, आईपी में 4 एफडीसी देते हैं। 4 एफडीसी को कब कितना देना है, 8 वीक तक देना है। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन फेज की, तो कंटिन्यूएशन फेज में क्या करते हैं, ट्रीटमेंट होगा इसको डेली बेसिस पर लेना है। बात करेंगे कंटिन्यूएशन फेज में, तो कंटिन्यूएशन फेज में एफडीसी में क्या होगा, 3 एफडीसी देते हैं कंटिन्यूस फेज में, पायराजिनामाइड को नहीं देते हैं तो 3 एफडीसी देंगे। और 3 एफडीसी में कब तक देना है, तो यहाँ पर मेनली देते हैं 3 एफडीसी को 16 वीक तक दिया जाता है। तो यहाँ पर 3 एफडीसी देनी है, 16 वीक तक देंगे। लेकिन अगर इंटेंसिव फेज में देंगे तो 4 एफडीसी देते हैं, 8 वीक तक इसको दिया जाता है। इन केस ऑफ द सीएनएस टीबी है या फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, बोन जॉइंट का अगर टीबी है तो उसमें क्या करते हैं 12 से 24 वीक तक एक्स्ट्रा देते हैं। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस में इन केस ऑफ सीएनएस टीबी, या तो सीएनएस टीबी है पल्मोनरी जॉइंट या एक्स्ट्रा
पल्मोनरी टीबी उन केस में एक्स्ट्रा क्या देंगे, इसमें 12 से 24 मंथ की क्या दे सकते हैं, यहाँ पर एफडीसी को दिया जा सकता है, तो मेनली ये यूज किया जाता है। बात करते हैं कैटेगरी सेकंड में, तो कैटेगरी सेकंड में क्या आते हैं, प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट आते हैं, जिसमें अगर इंटेंसिव फेज की बात करें तो यहाँ पर 4 एफडीसी दिए जाएगा, 8 वीक तक देते हैं, प्लस उसके साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, प्लस 4 वीक तक 4 एफडीसी देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि सेकंड कैटेगरी में, तो सेकंड कैटेगरी की अपन जल्दी से बात कर लेते हैं कि सेकंड कैटेगरी में क्या दिया जाता है। तो सेकंड कैटेगरी में मेनली दी जाती है यहाँ पर इंटेंसिव फेज में, और इंटेंसिव फेज में क्या देंगे, और यहाँ पर जो सेकंड फेज रहने वाली है कंटिन्यूएशन फेज में कितनी देते हैं। तो इंटेंसिव फेज की बात करें सेकंड कैटेगरी में, अब सेकंड कैटेगरी में क्या आ रहा था, कैटेगरी सेकंड की बात कर रहे हैं। सेकंड कैटेगरी में एफडीसी की बात करें तो इंटेंसिव फेज होती है, वो मेनली यहाँ पर क्या देते हैं, इंटेंसिव फेज देंगे, और इंटेंसिव फेज में जो दी जाती है इसमें कौन से पेशेंट आते हैं, तो प्रीवियसली ट्रीटेड पेशेंट आएंगे, जो पहले उनका ट्रीटमेंट किया गया है वही पेशेंट आते हैं। इनकी इंटेंसिव फेज होती है, कितनी होती है, तो इंटेंसिव फेज होगी वो कितनी देखने को मिलती है, 4 एफडीसी देते हैं, और 4 एफडीसी को दिया जाएगा फॉर कितने वीक तक देंगे, तो 8 वीक तक देते हैं, और क्या देते हैं, 4 एफडीसी देंगे, और 4 एफडीसी के साथ में इंजेक्शन दिया जाता है किसका, स्ट्रेप्टोमाइसिन का इसमें इंजेक्शन लगाया जाएगा। 4 एफडीसी के साथ में इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है, प्लस 16 वीक तक 4 एफडीसी दे सकते हैं, या फिर 4 एफडीसी दिया जाएगा। और 4 एफडीसी कब तक दे सकते हैं, तो यहाँ पर 4 एफडीसी को 4 वीक तक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, तो 4 वीक तक 4 एफडीसी देंगे, और 4 एफडीसी के साथ इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन देते हैं, फॉर 8 वीक तक देंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर कंटिन्यूएशन फेज की सेकेंड फेज में जो कंटिन्यूएशन फेज होती है उसमें क्या देखने को मिलेगा, तो कंटिन्यूएशन फेज में मेनली देखने को मिलता है कि कंटिन्यूएशन फेज थी, अब कंटिन्यूस फेज में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एफडीसी में क्या करेंगे, 3 एफडीसी यूज करेंगे, और कब तक दे सकते हैं, तो 3 एफडीसी को दिया जाएगा, और कब तक दे सकते हैं, तो यहाँ पर 20 वीक तक 3 एफडीसी दी जाती है। तो यहाँ पर एक बार क्विक रिवीजन देख लीजिए। अगर कैटेगरी फर्स्ट है तो उसमें न्यू पेशेंट आएंगे, इंटेंसिव फेज होती है, 4 एफडीसी यूज करते हैं, 4 ड्रग देंगे, 8 वीक तक देते हैं। लेकिन इन केस ऑफ सीएनएस टीबी है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है, तो उसमें 12 से लेकर 24 मंथ तक की क्या कर सकते हैं, इसमें एक्स्ट्रा डोज दी जा सकती है। बात करें कंटिन्यूएशन फेज की फर्स्ट कैटेगरी में, तो 3 एफडीसी देंगे, 16 वीक तक देते हैं। बात करें कैटेगरी सेकंड में, तो कौन सा प्रीवियसली जो ट्रीटेड पेशेंट थे वो आते हैं, इंटेंसिव फेज होती है, वो कितने की होती है, तो मेनली 8 वीक की होगी, 4 एफडीसी देते हैं, प्लस इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन देंगे, प्लस 4 वीक के लिए 4 एफडीसी और दी जाती है। बात करते हैं कंटिन्यूएशन फेज में, तो 3 एफडीसी देंगे इनटू 20 वीक तक देते हैं। तो यहाँ पर अपना पूरी तरीके से आज अपने डॉट्स को, पूरी टीबी को कंप्लीट यहाँ पर रिवीजन कर लिया गया है। बहुत लंबी आपने 3-4 घंटे लगातार 4 घंटे की जो क्लासें थी, 2 क्लासें, इनमें पूरी तरीके से टीबी को तहस नहस करने वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं आने वाली कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जो क्वेश्चन डील कराए हुए हैं, जो आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन है आपके यहाँ से मैंने क्लियर करवा दिए हैं। तो आने वाली एग्जाम में जब भी आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो वहां से आप इजी वे में इसका आंसर दे सकते हैं कि क्या फर्क है खुदा और पीर में, क्या फर्क है किस्मत और तकदीर में। मिले कभी है सफलता तो निराश मत होना, और सोचना कि कुछ इससे ही बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में, कुछ इससे भी बेहतर लिखा है मेरी तकदीर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मैक्सिमम दोस्तों और चहेतों तक इसे शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए आग की तरह, ताकि आने वाली हर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उन सभी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।